वापस से स्वागत है आपका सरताज कैंपस में। आपने पहले वीडियो को आपके बहुत से लाइक और सब्सक्राइब मिले, इसी तो अपना प्यार बनाए रखिए। और पहले वीडियो में जो चीज़ें बताई गई थी लाइट के बारे में, फिर उसको रोक दिया गया क्योंकि बहुत से बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर एक ऐसे टॉपिक बताइए जिस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और बच्चों का ही डिमांड था कि किरचॉफ्स लॉ को सर एक्सप्लेन करिए क्योंकि उनके न्यूमेरिकल बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं आज आपके सामने सरताज कैंपस की तरफ से आपके सामने लेके आऊँ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के नियम, जिसको सबको पता है कि चाहे वो एकेडमी लेवल पे आप तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे ऐसे किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, तो आप सब जानते हैं कि किरचॉफ्स के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि जो किरचॉफ्स का नियम है कि जो सर्किट्स होती है दो तरह की होती है, सिंपल सर्किट्स होती है और कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होती हैं। इनको सॉल्व करने के लिए परिपथ को हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स के नियम का उपयोग करते हैं। तो आइए आज की हमारी जो क्लास है वो किरचॉफ्स के नियम पे है। और मैं एकदम ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने क्लास को बहुत अच्छे से देखा और समझा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद जो आपके किरचॉफ्स के नियम के जो भी प्रॉब्लम होंगी न्यूमेरिकल्स को लेकर वो एकदम क्लियर हो जाएंगी और गारंटी है आप नियम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ्स के नियम की बात करते हैं। तो आप सबको पता है बच्चा कि किरचॉफ्स ने दो तरह के नियम का प्रतिपादन किया, दो नियम बनाया, जिससे पहला नियम जो है किरचॉफ्स का, जिससे हम बोलते हैं बच्चा जंक्शन लॉ, और हिंदी में इसे बच्चा बोलते हैं संधि का नियम। तो पहले नियम की बात करेंगे फिर सेकंड पे बात करते हैं। पहला नियम कहता है जंक्शन लॉ, संधि का नियम। और संधि का नियम आपको कहता है कि आपने बोला है थ्योरेटिकल टॉपिक में देखा जाए किरचॉफ्स ने बोला, तो किरचॉफ्स ने बोला कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट विल बी इक्वल टू जीरो। इसको क्या पढ़ते हैं, एल्जेब्रिक सम किसका, करंट का, विल बी इक्वल टू जीरो। किरचॉफ्स का यानी संधि का नियम कहता है कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा जो होगी, जो वैद्युत धारा होगी, उसका जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होगा, वो जीरो के बराबर होगा। अब इसको ये तो सेंटेंस में कहता है, फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूले के अनुसार डेफिनेशन कहती है, लेकिन किरचॉफ्स के नियम को थोड़ा सा समझें। फर्स्ट नियम को, संधि का नियम है क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। किरचॉफ्स ने ये कहा कि अगर इस आधार पे देखा जाए, फॉर्मूले के आधार पे देखा जाए, तो मान लो कि अगर कोई जंक्शन है, कोई संधि है और वहां पे मान लो कोई करंट आ रही है ऐसे, ठीक, मान लो कि करंट आ रही है आपकी I1 आ रही है, I2 आ रही है और I3 आ रही है, और इस संधि से करंट क्या हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है आने के बाद। तो ये मान लो I4 है और ये क्या है, I5 है। तो कहता है कि आने वाली जो करंट, मान लो ये टोटल तीनों का सम हम मान लेते हैं किसके बराबर है, 10 एम्पियर के बराबर है, ठीक। और जाने वाली जो करंट है उसकी बात करते हैं, चलिए I4 और I5 की। तो किरचॉफ्स ने कहा कि अगर संधि पे बोला जाए तो संधि पे जो बीजगणितीय योग होगा धारा का, यानी जो एल्जेब्रिक सम होगा करंट का, वो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल है कि 10 आ रही है और यहाँ पे जीरो बता रहे हैं आप, तो इसका मतलब है कि अगर 10 आ रही होगी यहाँ जीरो तभी हो सकता है कि जब 10 क्या हो जाए, बाहर की तरफ चली जाए। यानी कि जितनी धारा आती उतनी धारा क्या होती है, बाहर चली जाती है किसी भी संधि से। तो अगर देखा जाए तो किरचॉफ्स ने बोला कि आने वाली धारा को क्या लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, और जितनी आएगी उतनी बाहर जाएगी। तो जाने वाली धारा भी कितनी होगी, 10 एम्पियर की होगी, और जाने वाली धारा को किसमें लीजिए, नेगेटिव लीजिए। तो जब हम इनको साइन कन्वेंशन के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो हम देखेंगे दोनों का जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो यही संधि का नियम कहता है कि एट एनी जंक्शन द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट विल बी इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी भी संधि पे मिलने वाली धारा का जो बीजगणितीय योग होगा वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि जब हम परिपथ को सॉल्व करेंगे तो इस चीज को एकदम याद रखिएगा कि अगर किसी जंक्शन पे, किसी संधि पे धारा आ रही होगी तो उसका नेचर कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर धारा जा रही होगी तो उसका नेचर कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। चलिए, अगर फर्स्ट लॉ पे अगर नॉर्मली न्यूमेरिकल देखा जाए, कभी कभी आ जाते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई बार देखा गया किसी लेवल के क्वेश्चन में आए हैं, कई जगह आए हैं कि मान लो किरचॉफ का नियम है तो पहले फर्स्ट लॉ पे भी दे देता है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, मान लो एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं कि मान लो अगर मैं इस पे न्यूमेरिकल देखूं, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ पे संधि के नियम पे देखूं, तो मान लो मैंने ऐसे ले लिया कुछ डायग्राम, और यहाँ पे आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई, बताइए करंट का मान क्या होगा। और हमने इसका नामकरण कर दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है,
ई है और ये एफ है। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि बताइए धारा का मान कितना होगा। धारा दिखा देते हैं। मान लो यहाँ 10 एम्पियर लिखा हुआ है, यहाँ 2 एम्पियर लिखा है, यहाँ 5 एम्पियर लिखा है, यहाँ पे 3 एम्पियर लिखा है, यहाँ पे 1 एम्पियर लिखा है और यहाँ से वापस 2 एम्पियर लिखा है, ऐसे है। और यहाँ धारा का मान पूछा है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं ए से बी की बात करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे धारा कितनी आ रही है। तो ए से बी की तरफ आ रही है धारा की जा रही है। तो आप देखेंगे ए से बी की तरफ आ रही है यानी बी पे धारा आ रही है। कितनी आ रही है 10 एम्पियर की। तो किसमें लेंगे पॉजिटिव में। अब यहाँ से देखेंगे धारा आ रही है बी पे की जा रही है। तो देखेंगे यहाँ भी धारा की जो डायरेक्शन है करंट की वो आने की है। तो ये भी आ रही है यानी कि क्या करें आने वाली धारा को ऐड करेंगे। तो 10 और 2 कितना हो गया 12 एम्पियर। यानी कि यहाँ पे जो करंट है वो क्या है 12 एम्पियर है। आगे बढ़ते बी से जब करंट जाएगी सी पे वो कितनी जाएगी 12 एम्पियर की। जब सी पर आते तो हम देख रहे हैं धारा आ रही है कि जा रही है। तो सी से धारा बाहर की तरफ जा रही है। तो कितना आ रही थी 12 एम्पियर और उससे कितनी बाहर जा रही है 5 एम्पियर। तो 12 जाने वाली धारा को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो 12 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचा 7 एम्पियर। यानी कि जो सी से डी की तरफ धारा जाएगी वो कितनी जाएगी सिर्फ 7 एम्पियर की जाएगी। चलिए 7 एम्पियर की धारा जा रही। अब 7 एम्पियर की धारा डी पे आई लेकिन धारा डी पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि धारा आ रही है कि बाहर की तरफ जाए। तो डी से भी बाहर की तरफ जा रही है यानी 7 में से कितना जा रहा है 3 जा रहा है बाहर। तो जाने वाली धारा को माइनस करें तो कितना बच जाएगा 4। यानी 4 एम्पियर की धारा कहाँ जाएगी अब ई पर जाएगी। और ई पे देखेंगे ये 1 एम्पियर की धारा क्या आ रही है। तो 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। और 5 एम्पियर की धारा कहाँ जाएगी एफ पर। और एफ पर यहाँ से कितनी बाहर जा रही है 2 एम्पियर। तो 5 में से 2 बाहर गया तो यहाँ कितना आ गया 3 एम्पियर। यानी कि अगर आई का मान पूछा यहाँ पे कितना होगा तो क्या हो जाएगा 3 एम्पियर। इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। आपको बस ये ध्यान देना है कि जो पॉइंट पे आगे बढ़ रही है तो उस पॉइंट पे धारा आ रही है या जा रही है। अगर आ रही है तो ऐड करिए, जा रही है तो उसको क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। एक क्वेश्चन और देख सकते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन ये है देख सकते हैं आप। ये पीएमटी का क्वेश्चन है, एक बार बना हुआ था ऐसा क्वेश्चन। देखिए बहुत नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं, इस पर घबराने वाली बात नहीं है। समझ में आ गया तो इससे आसान नहीं है, नहीं समझ में आया तो फिर भैया हार्ड तो है जो चीज़ ना समझ में आए। मान लो ऐसे लिया है और यहाँ से ऐसे दिखा दिया है। ये मान लो 12 एम्पियर ले लिया है, यहाँ से 8 एम्पियर दिखाया है, यहाँ से 3 एम्पियर दिखाया है, यहाँ से 4 एम्पियर दिखाया है और यहाँ पे धारा का मान आपसे पूछ रहा है। बताइए यहाँ से धारा कितनी बाहर जाएगी। तो आप देखेंगे सारी धारा क्या है आने वाली है, सिर्फ ये धारा क्या है जाने वाली है। तो चलिए देखते हैं तो कितना आएगा। तो देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ से कितनी आ रही 12 आ रही है, क्या ये भी 8 हो गया। तो 12 8 कितना हो गया 20 हो गया। 20 और 3 कितना हो गया 23 हो गया। 23 और 4 कितना हो गया 27। यानी यहाँ टोटल कितना है 27। अगर आपने लिख कर आया 27 एम्पियर तो क्या हो गया गलत हो। आप बोलोगे सर अभी तो आप ही जोड़ रहे थे, आने वाली धारा को पॉजिटिव जोड़ते हैं तो 27 ही तो आ रहा है। अब ध्यान देने की बात है, यहाँ पे एक चीज़ तो ध्यान देना है कि अगर आपने यहाँ पे आने वाली धारा को ले लिया 12 एम्पियर, यहाँ से कितना ले लिया 4 एम्पियर ले लिया और यहाँ से कितनी ले 3 हो गया। तो ये सब जाके यहाँ पे क्या होंगी यहीं से बाहर निकलेंगे। तो 12 और 4 कितना होगा 16 और 16 और 3 कितना 19। तो यहाँ पे जो धारा का मान होना चाहिए 19 एम्पियर होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये 8 एम्पियर कहाँ गया। तो बच्चा ये 8 एम्पियर इसी 12 एम्पियर में से निकला हुआ है बाहर। अगर यहाँ से 12 एम्पियर आ रही है धारा तो अगर आपने इस 12 को अगर ऐड कर दिया तो इस 8 को ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस 12 को ऐड नहीं करते तो इस 8 को बस लेके चलोगे तो 8 कहाँ से आए 12 में से। तो इधर कितना जाएगा 4 जाएगा। तब इसको 2 भागों में आपको डिवाइड करके चलो। अगर 8 लेंगे तो इधर से 8 लेंगे, इधर से कितना लेंगे 3। तो 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। 11 और ये 4 और ये 4 कितना हो गया 8। तो 11 8 कितना हो गया 19 एम्पियर। तो दोनों तरीके से क्या है 19। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना। इसी वजह से बच्चे क्या हो गए थे कंफ्यूज हो गए थे। बहुत से बच्चों ने 8 एम्पियर को क्या कर दिया था ऐड कर दिया था। इसको ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है क्योंकि ये जो 8 एम्पियर है इसी 12 एम्पियर का क्या है पार्ट है। अगर आप 8 को लेंगे तो 12 में से 8 को लेंगे तो इधर कितना जाएगा तो 4 जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान दें। तो इस तरह के संधि के नियम के क्वेश्चन बनते हैं और कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए किरचॉफ का जो जंक्शन लॉ है किस नियम पे बेस्ड है। तो याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ये क्या है बेस्ड है। तो इसको क्या करते हैं आवेश संचय सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी कई बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ का जो पहला नियम है संधि का नियम किस सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए आइए बात करते हैं दूसरे लॉ की। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा दिमाग में क्योंकि जब पे क्वेश्चन बनेंगे तो हम दोनों लेके चलेंगे। आइए द्वितीय नियम की बात करते हैं। किरचॉफ का जो सेकेंड नियम है वो कहता है बच्चा, इस नियम को हम कई नाम से जानते हैं। इसको वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं,
इसको मेस लॉ भी बोलते हैं, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, कई नाम से आए। तो वोल्टेज समझ में आता है, चलो लूप भी समझ में आता है। मेस क्या होता है, इसको थोड़ा सा नया वर्ड है और अधिकतर मैंने देखा है कि किसी बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं है मेस की, और बहुत सी बुकों में मेस शब्द का यूज भी नहीं किया है कि मेस आखिर है क्या। तो अब चूंकि मैंने लिया तो मुझे मेरा एक्सप्लेन करना काम है बच्चा। देखिए मेस क्या होता है कि सर्किट्स का नाम सुना है, आप सबने सुना है परिपथ के नाम पे। तो सर्किट की जो डेफिनेशन होती है, जो परिपथ की डेफिनेशन होती है, हम बोलते हैं द क्लोज पाथ ऑफ करंट। किसी भी धारा का जो बंद पाथ होता है उसे क्या बोलते हैं, परिपथ कहते हैं या सर्किट्स कहते हैं। और जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स होती हैं, जहां पे भी एक से ज्यादा सर्किट्स हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, मेश बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि किरचॉफ का सेकंड नियम वही लगता है जहां पे धारा क्या हो, एक से ज्यादा, यानी परिपथ वहां पे क्या हो, एक से ज्यादा होती हैं। तो अगर हम वहां पे देखें इस वजह से उसको मेश लॉ कहते हैं। वोल्टेज लॉ क्यों कहते हैं वो तो सेंटेंस लिखने पे समझ में आएगा। तो सेंटेंस वाइज देखा जाए कि अगर किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, तो कहता है कि एट एनी क्लोज मेश, किसी भी बंद पास में, इसे पास का नियम बोलते हैं हिंदी में, मेश को पास बोलते हैं। तो कहता है कि एट एनी क्लोज मेश, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा और जो संगत उसका प्रतिरोध होगा, जो उसके साथ प्रतिरोध लगा होगा, रेजिस्टेंस जो होगा, इसका जो बीजगणितीय योग लेंगे वो किसके बराबर होगा, वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर। ये जो ई है आपका विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो आप कह सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं डेफिनेशन को, कि किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा वो विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। या इंग्लिश में कह सकते हैं द एट एनी क्लोज मेश द एल्जेब्रिक सम ऑफ किसका, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। तो ये आपका क्या होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलता है। और आप सबने पढ़ा है कि आई आर किसके बराबर होता है, वी के बराबर होता है। तो समेशन ऑफ वी इक्वल टू समेशन ऑफ ई आता है। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज का लॉ भी कहते हैं। अब इस परिपथ का जो द्वितीय नियम है, जो किरचॉफ का कह के पूछा जाता है पेपर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि बताइए किस बेस पर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो याद रखिएगा जो किरचॉफ का नियम है, द्वितीय नियम है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे क्या होता है, आधारित होता है। अब ये अगर नियम आपको पता है, अब ये जैसे सॉल्व किया जाता है, ये कैसे सॉल्व होता है, अगर इसको हम समझे द्वितीय नियम को, तो मैं न्यूमेरिकल से समझाता हूँ। इसका हम इक्वेशन भी देखा है, बुक में बना होता है, I1 I2 RE क्या पता नहीं R1 R2 ऐसे करके लिया होता है। तो उसको रटते हैं बच्चे, उसको रटने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल पे ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा वो कैसे इक्वेशन बना है। आप चाहो तो न्यूमेरिकल को समझो और चाहो तो अपनी बुक से वो इक्वेशन उठाओ, लिख ले एक जगह, और फिर उसी डायग्राम को उठाओ बुक वाले को, और खुद से जैसे मैंने नियम बताया है अभी क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, और उस आधार पे आप सॉल्व करके देखिए। तो आप मिलाएंगे कि जो आपका इक्वेशन बनाओगे आप मेरे नियम से और जो बुक में दिया गया इक्वेशन, दोनों क्या होंगे, सेम आएंगे, कहीं से कोई गलती नहीं होगी। तो प्रैक्टिस के लिए इसका जो इक्वेशन बना होगा बुक के अंदर, इस किरचॉफ के डायग्राम बना के जो इक्वेशन बनाया होगा वो आपके किसके लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। नियम मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं, उनको सॉल्व करना सीखिए, वो आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। अगर बन गया तो समझ लेना कि आपको किरचॉफ लॉ क्या आ गया, और गारंटी कहीं गलत नहीं होगा। लेकिन जब हम नियम पे जाते हैं, इसके न्यूमेरिकल को जब सॉल्व करते हैं, तो मेरी 3 बातों को याद रखना। अगर ये 3 बातों को याद रख लोगे तो मुझे पता है कि किरचॉफ का कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होगा आपके सामने, आप देखते इसको क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल की, किसी भी स्टेज पे कर रहे हो, चाहे आप एकेडमिक के बच्चे या किसी भी बोर्ड के एकेडमिक के बच्चे हैं आप, तो याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। और इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं पेपर में, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीका माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और गारंटी लेता हूँ अगर इस वीडियो को आपने देखा और समझा तो इसके बाद किरचॉफ का डर खत्म हो जाएगा। बहुत से बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, आपकी डिमांड पे ही मैं लेके आया हूँ किरचॉफ को। चलिए देखिए, आइए हम न्यूमेरिकल से बात करेंगे। याद है ना, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द्वितीय नियम किस पर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको याद रखिएगा और डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए एक न्यूमेरिकल को लेते हैं, सब समझ में आएगा। लेकिन न्यूमेरिकल से पहले 3 बातें मैंने आपको बोला, उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 3 बातें क्या है सर, चलिए देखते हैं बेटा। पहला नियम मैं बोलता हूँ, पहला पॉइंट कहता है कि जैसे मान लो कि अगर कहीं पर अगर रेजिस्टेंस ऐसे लगा होगा न्यूमेरिकल के अंदर, और हम मान लो ए से ये बी है,
तो अगर करंट ए से बी के डायरेक्शन में होगी, अगर मैं भी ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, ए से बी जा रहा हूँ, धारा भी उसी दिशा में होती है, तो करंट को हमेशा किस नेचर में लेते हैं, पॉजिटिव को लेते हैं। लेकिन अगर बाई चांस अगर कहीं रेजिस्टेंस लगा हुआ है और करंट की जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ ही है और मैं कैसे जा रहा हूँ, बी से ए की तरफ अगर मेरी डायरेक्शन होगी, अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ बी से ए की तरफ जा रहा हूँ, तो उस कंडीशन में करंट की डायरेक्शन क्या ए से बी की तरफ दिखा रहा होगा, तो उस कंडीशन में अगर मैं अपोजिट जाऊँगा करंट की डायरेक्शन के, तो धारा को किस में लूँगा, निगेटिव में लूँगा। ये पहला नियम याद रखिएगा। दूसरा नियम आइए, दूसरा नियम ये कहता है कि मान लो कि ये भी तो हो सकता है कि ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो वहां पे कोई क्या लगा हो, आपका सेल लगा हो। मान लो ए से बी की तरफ जा रहा है, ठीक, तो अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो सेल में बहुत दिक्कत होती है। अब यहाँ पे वोल्ट लिखा होता है, 10 वोल्ट लिखा होता है या 5 वोल्ट लिखा होता है, बच्चे सोचते हैं कि इसको पॉजिटिव में ले, 10 वोल्ट ईएमएफ को पॉजिटिव में ले या नेगेटिव में ले, तो इसका कन्फ्यूजन नहीं दूर करो। बस इतना ध्यान देना कि अगर मैं ए से बी की तरफ, अगर मेरी डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो रही है या बी से ए की तरफ हो रही है, जैसे भी हो, तो अगर मैं जा रहा हूँ ए से बी की, तो बैटरी सेल का बैटरी का जो भी टर्मिनल पहले पड़ता है, क्या पड़ गया, ये पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। तो अगर मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं, अगर बैटरी का क्या पड़ गया, पहले पॉजिटिव पड़ गया, तो ये ईएमएफ को किस में लेंगे, पॉजिटिव नेचर में लेंगे। अगर मान लो बाई चांस मैं बी से ए की तरफ आ रहा हूं और बैटरी का क्या पड़ गया, निगेटिव टर्मिनल पड़ गया पहले, तो मैं उसको किस में लूंगा, निगेटिव में लूंगा। तो ए से बी अगर जैसा भी आप जा रहे होगे, तो बस इतना ध्यान देना है सेल के लिए कि जिस टर्मिनल को पहले भेंट होगी हमारी पॉजिटिव से होगी तो ईएमएफ को पॉजिटिव में लेंगे, अगर निगेटिव से मुलाकात होगी तो ईएमएफ को किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे। ध्यान दीजिएगा एकदम दिमाग से, ठीक है। अब कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, जैसे कहीं लिख देता है, जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा हो, एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ मैं आपको, मान लो ऐसे कहीं लिखा हो, यहाँ लिखा है 10 वोल्ट, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम, मान लो दिया गया 5 वोल्ट, ऐसे दिया गया, मान लेते हैं 5 वोल्ट दिया गया और करंट यहाँ फ्लो कर रही है, तो बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, ये 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, तो यहाँ क्या है, ये वोल्ट है, ये भी वोल्ट है। वोल्ट में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, ये वोल्ट कौन सा पोटेंशियल है, कौन सा हमारा ईएमएफ है। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल ईएमएफ में बहुत कन्फ्यूजन होती है, दोनों की यूनिट क्या है, सेम है, तो कन्फ्यूजन होती है कि सर कौन सा ईएमएफ है। अगर न्यूमेरिकल में सेंटेंस में लिख के दे देता है कि सर तो वोल्ट में दिया गया है कि इतना वोल्टेज है, इतना विभवांतर उसका इतने से इतना ड्रॉप हो जाता है, तो सर ईएमएफ कौन सा लेंगे और पोटेंशियल कौन सा लेंगे, यहाँ बड़ी कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों की यूनिट सेम होती है, ठीक है, दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो क्या होता है, तो देखिए बच्चा इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा। देखिए दो तरह के परिपथ होते हैं, दो तरह के सर्किट्स होती है, एक ओपन सर्किट्स होती है और एक क्लोज सर्किट्स होती है। एक बंद परिपथ होता है, एक खुला परिपथ होता है। ये खुला परिपथ है और ये क्या है, बंद परिपथ है। तो खुला परिपथ का मतलब होता है कि अगर ओपन सर्किट से यानी खुला परिपथ है तो ये कहा जाता है कि धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी करंट उसमें फ्लो नहीं करेगा। और बंद परिपथ का मतलब हमारे लिए ये होता है कि धारा उसमें क्या होगी, प्रवाहित होगी। तो जो खुला परिपथ होता है वहां पे जो ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, इसे टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो जो टर्मिनल का वोल्टेज होता है वही क्या होता है, ईएमएफ होता है, यानी ई क्या होता है आपका, वी होता है। खुले परिपथ में ई को हम क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। लेकिन अगर बंद परिपथ है, अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो वहां पे टर्मिनल वोल्टेज को क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज ही बोलेंगे, तो वहां वी अलग हो जाता है। और दूसरी तरीका ये होता है, दूसरा डिफरेंस ये कहता है कि ई जो होता है, ई ऑलवेज ग्रेटर देन वी, यानी कि जो ई होता है वो वी से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप बोलोगे सर क्या छोटा भी हो सकता है क्या, तो हाँ बच्चा छोटा भी होता है, वी इज ग्रेटर देन ई होता है। लेकिन किस कंडीशन में होता है ये, ऑन चार्जिंग की कंडीशन। किस कंडीशन में, अगर चार्जिंग की कंडीशन होगी तो वी क्या होगा, बड़ा होगा ई से, नहीं तो ऑलवेज ई क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, वी से। तो इसके तरीके से हम तो आसानी से पकड़ लेते हैं कि वहाँ पे ईएमएफ की बात कर रहा है या वोल्टेज की। अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो मेरी एकेडमिक की जो क्लास है सरताज कैंपस की, उसको ध्यान से देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे से इसको डिफरेंस में बताया जाएगा और वहाँ पे इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करिएगा, एकेडमिक क्लास को जोड़ करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो नियम हमने क्या बात की, एक धारा की दिशा की बात की और एक ईएमएफ के टर्मिनल की बात की कि किस ईएमएफ को कब पॉजिटिव और
निगेटिव लेंगे। तो मैंने धारा में बताया कि अगर आप धारा की दिशा में ही चलेंगे तो धारा को किस में लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर आप धारा की विपरीत डायरेक्शन में चलते हैं तो उसको किस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ईएमएफ के लिए, सेल के लिए हमने क्या बताया कि अगर आप चल रहे हैं ए से बी की तरफ तो जो उसका टर्मिनल पहले पड़ जाएगा ईएमएफ को उसी ने चलने लगेगा। पॉजिटिव टर्मिनल मुझे पहले मिलेगा तो मैं ईएमएफ को पॉजिटिव में लूंगा, और अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले पड़ जाता है तो मैं ईएमएफ को किस में लूंगा, नेगेटिव में लूंगा। और तीसरी बात मेरी याद रखिएगा सेंटेंस में कि किसी भी ब्रांच में धारा का मान नहीं बदलेगा। अब कैसे नहीं बदलेगा, मैं आइए आपको एक न्यूमेरिकल से एग्जाम्पल समझाता हूँ। आइए चलिए, इसके बाद घर पे प्रैक्टिस करिएगा न्यूमेरिकल जो मैं समझा रहा हूँ, और उसको प्रैक्टिस करने के बाद जैसा भी हो मुझे कमेंट सेक्शन में आप न्यूमेरिकल भेज सकते हैं। उसका सोल्यूशन मैं ज़रूर क्लास में बताने की कोशिश करूँगा, बताऊँगा ही, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखिए वीडियो को और न्यूमेरिकल आज सॉल्व करने बैठ जाइए। पेन कापी उठा लीजिए, इसके न्यूमेरिकल पूरे सॉल्व कीजिए। आपके कितने भी टफ न्यूमेरिकल हो गारंटी है बनेंगे। जहाँ कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में पूछिए और बताइए। चलिए, जाते समय एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, उसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, मान लेते फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यूमेरिकल लिया, ऐसे हमने एक न्यूमेरिकल ले लिया बच्चा। चलिए देखिए, मान लेते हैं यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है। यहाँ से करंट निकली एक I1, पॉजिटिव से नेगेटिव होती ढाया, ये पॉजिटिव से करंट निकली I2, तो यहाँ से I1 आएगी, यहाँ से I2, तो इसमें जो करंट होगी वो क्या होगी, I1 प्लस I2 होगी। तो सबसे पहले इसका नाम क्लेचर कर लेते हैं, A B C D E F। तो ये डायग्राम है और मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला पूछ सकता है I1 एंड I2 का क्या बताइए, वैल्यू बताइए, या किसी भी पॉइंट में पूछ सकता है कि बताइए टर्मिनल वोल्टेज कितना हो। जैसे पूछ सकता है डी से सी पर टर्मिनल वोल्टेज कितना हो सकता है, या ए से बी पर टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, या ई से एफ पे टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले हम I1 I2 की बात करते हैं, कैसे निकालते हैं। अगर ये सीख गए तो इस पर जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, चाहे वो टर्मिनल वोल्टेज बोलता हो, चाहे यहाँ अननोन रेजिस्टेंस रख दिया हो, उसके बारे में बात करें तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा समझिए कैसे सॉल्व करते हैं, जो नियम बताए उन्हीं का हम यूज करें। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, किरचॉफ के सेकंड लॉ को लगाना है। तो मेश लॉ को लगाना है तो मुझे उसका क्या होना चाहिए, बंद पास चाहिए। तो यहाँ दो पास है, एक ये पास ले लिया हमने और एक ये पास ले लिया। तो सबसे पहले एक पास कोई भी ले लो, जैसे चलना चाहो तो करंट की डायरेक्शन में चल सकते हो या करंट के विपरीत डायरेक्शन में भी चल सकते हो, जैसा आपकी इच्छा है। तो मैं करंट की डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता हूँ अभी, और आप भी ध्यान दीजिएगा कि जब भी चलने की कोशिश करना करंट की दिशा में चलना। अगर आप चलते भी तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे नियम को बस याद रखना, आप किसी तरीके से भी जा सकते हो। तो आप उल्टा भी चल के बना के देखना, घर पे सॉल्व करके देखना, आंसर पक्का आएगा। चलिए, ए से डी जाता हूँ, डी से सी जाता हूँ, सी से बी जाता हूँ और बी से ए जाता हूँ। तो एक क्लोज मेश मैंने लिया, ए से डी, डी से सी, सी से बी और ए पे क्या कर दिया, क्लोज। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट ऑफ रेजिस्टेंस का क्या सम, जितने भी करंट रेजिस्टेंस आएंगे उनका सबका सम किसके बराबर होगा, ईएमएफ के बराबर होगा। चलिए देखते हैं, एवं को उठा के इधर भी ला सकते हैं, इक्वल है तो। चलिए, तो ए से डी पे गए तो क्या यहाँ कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो करंट के साथ प्रोडक्ट तो होगा नहीं, तो काम खत्म ए से डी का। ए से डी पे गए, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ जाएंगे, डी से सी। जब मैं डी से सी जाता हूँ तो मुझे क्या मिल गया, पहले बैटरी में सेल मिल गया। अब इसका जो टर्मिनल है वो क्या, डी से सी जा रहा हूँ तो यहाँ पे जो सेल का टर्मिनल मिला वो क्या मिल गया, पहले में डी से सी जा तो पॉजिटिव मिला है कि नेगेटिव मिला है। तो आप देखेंगे पॉजिटिव मिला है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जब हम चलेंगे जो टर्मिनल पहले पड़ेगा हमेशा ईएमएफ को उसी नेचर मिलेंगे। तो यहाँ टर्मिनल कौन सा पहले पड़ रहा, अगर मैं डी से सी जा रहा हूँ तो पॉजिटिव पहले पड़ रहा, तो इसका मतलब 8 को मैं किस में लूँगा, पॉजिटिव में लूँगा। तो मैंने ईएमएफ को ले दिया क्या, 8 वोल्ट।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस कितना 3 है और इसके साथ धारा है, देखो यही ब्रांच है, इस ब्रांच में धारा का मान कहीं भी बदलेगा नहीं। डी से सी नहीं कि I1 लेके इसमें इंक्लूड कर देना, गड़बड़ा जाओगे। डी से सी में धारा कितनी है, I2 है। ए से बी में धारा कितनी है, I1 है। और ई से एफ में धारा कितनी है, I1 प्लस I2, जिसमें धारा का मान नहीं बदलेगा ब्रांचेज में। तो आइए डी से सी में धारा कितनी है, I2 है। रेजिस्टेंस कितना उसके साथ 3 ओम है, तो दोनों का क्या करता है, प्रोडक्ट करता है। तो हमने प्रोडक्ट कर दिया किसके साथ, 3 का I2 के साथ। डी से सी पे आ गया। अब कुछ है रेजिस्टेंस, नहीं, आगे बढ़ते हैं। सी से बी जाएंगे तो क्या कोई रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, नहीं है, तो यहाँ पे काम खत्म। अब कहाँ जाएंगे, बी से ए। जब मैं बी से ए जाऊंगा तो पहले क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, कितने ओम का, 2 ओम का। और इसमें धारा का मान क्या है ब्रांच में, I1 है, तो 2 का किसके साथ प्रोडक्ट होगा, I1 के। और करंट की डायरेक्शन को भी ध्यान दीजिए कि मैं B से A जा रहा हूं तो क्या धारा भी उसी दिशा में B से A की तरफ, तो देखेंगे हाँ सर धारा भी की दिशा भी क्या है, B से A की तरफ है। तो इसका मतलब धारा को किस में लूंगा मैं, उसी दिशा में चलते हैं। तो जिस दिशा में, तो पॉजिटिव लेते हैं, बताया था। तो किस में लेंगे इसको, पॉजिटिव में। तो किसके साथ, 2I1 के साथ। तो ये हो जाएगा प्लस का 2I1। अब आगे जो बड़े प्रतिरोध के तो क्या मिल गया, सेल मिल गया। और सेल का कौन सा टर्मिनल पहले मिला मुझे, तो निगेटिव मिला है। तो इसका मतलब इसको किस में लूंगा मैं, नेगेटिव में लूंगा। तो ये कितना निगेटिव हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 10। और ए पर आके हम क्या हो गए, क्लोज हो गया, अब कुछ नहीं है, तो बराबर क्या हो गया, 0। चलिए इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस 3I2 और 8 माइनस 10 कितना बचा, माइनस का 2, उठा के उधर ले गया तो क्या हो गया, 2 हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड में इसमें आएंगे। डी से ई, ई से एफ, एफ से सी और डी पे क्या लग करेंगे, क्लोज करेंगे। तो डी से ई से एफ, एफ से सी से डी। चलिए वही काम करेंगे। डी से ई आएंगे, कोई प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। ई से एफ पे जाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना है, 5 है। और धारा उसके साथ कितनी, I1 प्लस I2, तो दोनों का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे। तो हो जाएगा 5I1 प्लस क्या हो गया, I2। आगे बढ़ते हैं, ई से एफ पर आगे। एफ से सी जाएंगे तो क्या कोई रेजिस्टेंस प्रतिरोध है, नहीं है, आगे बढ़ते हैं, काम खत्म। सी से डी जा रहे हैं तो क्या मिल गया, प्रतिरोध 3 मिल गया। और इसमें धारा कितनी है इस ब्रांच में, I2 है, तो इसके साथ प्रोडक्ट लेंगे। क्या धारा की दिशा वही है, हाँ, सी से डी की तरफ है, तो किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। तो प्लस का हो जाएगा क्या, 3, और ये क्या हो जाएगा, I2। अब हम जब आगे बढ़ते प्रतिरोध रेजिस्टेंस के तो क्या मिल गया, सेल मिल गया। और कौन सा टर्मिनल सेल का मिला, नेगेटिव मिला। तो इसको किस में लूंगा मैं, नेगेटिव में। तो ये हो गया माइनस का 8 और डी पे आके हम क्या हो गए, क्लोज हो गए। तो यहाँ इक्वल टू क्या हो गया, 0। इस इक्वेशन को भी बना लेते हैं। ये 5I1, ये 5I2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5I2 और 3I2, तो टोटल कितना हो गया बच्चा, 8I2 इक्वल टू कितना हो गया, 8। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि जैसे आप दो इक्वेशन मिलते हैं x और y के, और ये x और ये क्या है, y है, ये x और ये y है, तो कई मेथड होते हैं इसको सॉल्व करने के। एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। किसी भी मेथड इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, I1 I2 की वैल्यू आएगी। तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, या तो आप भी कर सकते हो। तो I1 को बराबर करो या I2 को, तो हम किसी एक को बराबर कर लेते हैं। हम तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई सेकेंड में करते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। तो चलिए देखते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10I1 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 15I2 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो 2 5 जा कितना हो गया, 10I1 हो गया। 2 8 जा कितना हो गया, 16I2 हो गया। और 2 8 या कितना हो गया, यहाँ पे भी 16 आ गया। अब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, कैंसिल। 15 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का I2, और 10 माइनस 16 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6। माइनस से माइनस कैंसिल, I2 की वैल्यू क्या आ गया, 6। अब जब I2 की वैल्यू बच्चा पता है आपको, तो चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी भी हम पुट करके क्या कर सकते हैं, I1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो घर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कितना रहा। मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। I2 की वैल्यू क्या रखा, 6 रखा, तो 6 से 18 हो गया। 18 माइनस 2 कर दिया तो कितना हो गया, माइनस का 16 हो गया। 16 से 2 गया तो कितना बचा, I1 की वैल्यू माइनस का 8 हो गया। ठीक।
तो ये आपके क्या हो गए, आंसर हो गया। तो ये न्यूमेरिकल था। अब बताओ क्या दिक्कत हुआ, मैंने सिर्फ बेसिक चीज़ों को लेके चला है। जितने भी आपके किरचॉफ्स के न्यूमेरिकल हैं उनको बेसिक चीज़ों को लेके चलिए बच्चा, और गारंटी है आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर किसी को किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपने न्यूमेरिकल को भेज सकता है और उसको पक्का सॉल्व किया जाएगा। तो जाइए और लगाइए, और गारंटी है कि आपसे क्वेश्चन बनेंगे। डर आपका खत्म है, किरचॉफ्स के न्यूमेरिकल में एकदम नहीं डरना है बच्चा, एकदम ध्यान से करिए। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं देखता हूँ क्यों नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल में देता हूँ, उसको सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर भेजिए मुझे। एक नॉर्मल आपके प्रैक्टिस के लिए मैं दे देता हूँ, उसको देखिएगा और सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं धारा दे के दूंगा, डायरेक्शन के साथ दूंगा। वैसे न्यूमेरिकल में धारा आती नहीं है, आपको खुद बनानी पड़ती है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिए पहले, उसके बाद फिर जो आपको करना हो करिएगा। चलिए मैं एक दे देता हूँ न्यूमेरिकल। ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये कितना ले लूँ, 5 ले लूँ, चलिए आपकी मर्जी का। यहाँ क्या ले लूँ, 4 वोल्ट ले लूँ, चलिए। यहाँ कितना ले लूँ, जो बोलिए, 7 वोल्ट ले लूँ, चलिए ले लिया। यहाँ धारा लेते हैं, दिखा देता हूँ मैं। I1 है इधर से, यहाँ से पास शुरू होगी, I2 हो जाएगी, अंदर क्या जाएगी धारा का मान, I1 प्लस I2। नामकरण कर लीजिए, ABCD। और याद रखिएगा किसी भी ब्रांच में धारा का मान ही बदलेगा, यानी इन दोनों में धारा का मान कितना, I1 है, इसमें धारा का मान कितना होगा, I1 प्लस I2, और यहाँ धारा का मान कितना होगा, I2 होगा। तो यहाँ भी रेजिस्टेंस लगा सकता है, यहाँ भी लगा सकता है। वो आप लगा के न्यूमेरिकल को बनाइए और इसको कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व करके मुझसे I1 और I2 की वैल्यू का क्या बताइए, मान बताइए। फिर अगले पार्ट में मैं टफ थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेके आऊँगा और विशिष्टोम ब्रिज के कॉम्प्लेक्स को भी यूज करूँगा। और विशिष्टोम ब्रिज में भी आपको सबको पता है कि विशिष्टोम ब्रिज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, किरचॉफ्स लॉ पर बेस्ड होता है। तो याद ही इसका मतलब क्या है कि अगर विशिष्टोम ब्रिज को भी सॉल्व करना है तो मुझे किसका यूज करना हो, किरचॉफ्स लॉ का। तो अगले पार्ट में हम उस न्यूमेरिकल को लेकर आएंगे, तब तक इसको सॉल्व करिए और 2 बार वीडियो को देखिए, 3 बार देखिए, और देखने के बाद चीज़ों को समझने के बाद बारीकियों को जो मैंने बताया उसको ध्यान देने के बाद न्यूमेरिकल उठाइए, सॉल्व करिए, और गारंटी लेता हूँ सॉल्व होगा। वापस से आपका स्वागत है सरताज कैंपस में, और जरूर आइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे बच्चा, उतने ही ज़्यादा आपको हम जल्दी ऑनलाइन आने की कोशिश करेंगे। और जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट जो टॉपिक है आपका अगले टॉपिक में लेकर आऊँगा, तब तक इसको सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। थैंक यू।